नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी करंट अफेयर की क्लास ऑफ थी, इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर 15 और 16 अक्टूबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि कल संडे था तो आप सब लोगों ने अपना ये, चूंकि संडे आपका रिवीजन डे होना चाहिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने करंट अफेयर की जो नोट्स बनाई है उसको रिवीजन किए होंगे और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट को भी, क्योंकि देखिए एग्जाम आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों। तो प्रिपेयर जल्द, कहते हैं ना कि एकदम सीट बेल्ट को टाइट बांध लीजिए और एकदम लग जाइए रेस में अच्छे से, ठीक है, और सफल हुई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला दोस्तों प्रश्न है समझौते से संबंधित, जो भी हाल ही में भारत और अन्य देशों के बीच में जो समझौते हुए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में 5वां, ठीक है, ये संवाद हुआ है, 5वां वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित हुआ है दोस्तों, किस देश में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो यूरोप के कुछ देशों की यात्रा पे गए थे, जैसे कि फ्रांस, इटली, और इस दौरान उन्होंने, ठीक है, एक जो है फ्रांस में, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में उन्होंने 5वां वार्षिक रक्षा संवाद किया, साथ ही साथ फ्रांस में कुछ समझौते किए। इतना ही नहीं दोस्तों, इटली भी गए थे, इटली में भी कुछ समझौते ज्ञापन किए हैं, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रक्षा मंत्री है दोस्तों राजनाथ सिंह, ध्यान रखिएगा, आपसे मंत्री भी पूछा जा सकता है कि आपसे रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और वो 2 दिनों के लिए यूरोपीय देश की यात्रा पे थे, ठीक है। और अपने यात्रा के समापन के दौरान, ठीक है, कब दोस्तों, 11 अक्टूबर को जो है उन्होंने फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पे, ध्यान रखिएगा, जो फ्रांसीसी सशस्त्र बल हैं, बलों के जो मंत्री हैं श्री सेबेस्टियन ठीक है लेक्रोनू, उनके साथ उन्होंने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोजन किया है। तो ये 5वीं वार्षिक रक्षा जो है वार्ता ये हुई है भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ हुई है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है। जब भाई वार्ता होगा तो कुछ चर्चा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, दोनों देशों के, उन्होंने, देखिए, रक्षा मंत्री है तो रक्षा के क्षेत्र में वो बात करेंगे। तो रक्षा क्षेत्र में जो औद्योगिक सहयोग है दोस्तों दोनों देशों के बीच, उनको बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही जो क्षेत्रीय स्थिति के आकलन से लेकर के दोनों देशों के बीच जो चल रहे सैन्य अभ्यास है, ठीक है, उन सैन्य अभ्यासों में कई जैसे विषय जो है शामिल किए गए। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन से जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। आप मुझे बात करिए जिनको लेकर के भारत और फ्रांस के बीच की जो ये 5वीं वार्ता हुई है, रक्षा वार्षिक रक्षा वार्ता, उसको मजबूत करने की बात किया गया है, ठीक है, इन सब विषयों पे चर्चा किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो मंत्रियों ने जो मौजूदा जो दोनों देशों के बीच जो रक्षा परियोजनाएं हैं, उन रक्षा परियोजनाओं की भी समीक्षा की, साथ ही साथ दोनों देशों के जो रक्षा उद्योग के बीच, ठीक है, सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा किया है। तो एक तरीके से देखा जाए इन सारी चीजों का एक ही मकसद निकल के सामने आ रहा है, क्या? दोनों देशों के बीच जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग है, जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है रक्षा क्षेत्र में, उन सब पर सहयोग करना, ठीक है, और रक्षा क्षेत्र में जो दोनों देश आपस में जो संबंध है उसको और मजबूत करना, बेसिकली ये इस वार्ता का उद्देश्य था। इतना ही नहीं, कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी वार्ता चर्चा की गई है, जैसे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र पर भी बात किया गया है, दोनों देश किस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के दोस्तों, जैसा कि आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा गिरा हुआ है, इसको भी लेकर के एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आज के डेट में आप एआई के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो इन सब विशिष्ट जो क्षेत्र है, जो आजकल के ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर भी जो है दोनों देशों ने संभावित चर्चा, एक दूसरे को सहयोग करना, चर्चा किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है जब बैठक में जा रहे थे फ्रांसीसी, यहाँ पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो बैठक में जाने से पहले जो फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय में देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया फ्रांस के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये समझौते किए गए, कि आपको समझ में आया। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बता दें कि इसमें क्या समझाने वाली चीज है, इसको मैं क्या ऐसा आपको समझा दूं, रॉकेट साइंस है जो आपको समझा दूं और घोल के पिला दूं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा फैक्ट्स रटने का आज का एग्जाम में नहीं। अगर आप एग्जाम के ट्रेंड को देखेंगे ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो अगर 100 क्वेश्चन, अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें 30 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस है।
फैक्ट्स देखे, फैक्ट्स भी होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचेंगे फैक्ट्स रट रट के, बहुत सारे चैनल वाले सिर्फ फैक्ट्स बताते रहते हैं, तो सिर्फ फैक्ट्स रट रट के कोई एग्जाम आप सामने जो है आपसे पास नहीं होने वाला है। तो सिर्फ फैक्ट्स रट लेना, इसके राष्ट्रपति उसके प्रधानमंत्री फलाना ढकाना से इससे काम नहीं चलने वाला। फैक्ट्स रट ली, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो देश है, इन देशों के बीच में ये जो समझौते किए जा रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैप के भी बारे में। देखिए फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस यूरोप का एक देश है फ्रांस, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रांस, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, पेरिस है, ठीक है। पेरिस की बात करें दोस्तों, अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे, ठीक है, पेरिस जो है स्थित है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति की कि ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ से, तो यहाँ पे जो है बेल्जियम से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लग्जमबर्ग से, साथ ही साथ जर्मनी से, फिर स्विट्जरलैंड से दोस्तों, फिर इटली से, ठीक है, फिर इटली से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी जो सीमा साझा होती है वो स्पेन से होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ पर्वत हैं जो इन विभिन्न देशों के बीच में भौगोलिक जो है एक तरीके से प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेनीज की दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको प्रेनीज देखने को मिल रहा है, और एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि भाई फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी, दोस्तों प्रेनीज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे इटली और इटली के भी फ्रांस के बीच में आपको आल्प्स पर्वत देखने को मिल रहा है, जूरा माउंटेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, माउंटेन, और स्विट्जरलैंड के भी यहाँ फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो इस तरीके से आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आपको जर्मनी और यहाँ पे जो है बोगास माउंटेन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे जर्मनी में, ठीक है, फ्रांस में है। राइन नीबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइन नीबर, ठीक है, जो कि यहाँ पे जर्मनी और, ठीक है, फ्रांस की बॉर्डर बना रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है अगर हम इसकी सामुद्रिक सीमा की बात करें, तो देखिए यहाँ पे ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, देखिए मेडिटेरेनियन सी आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए जितने भी कंट्रीज हैं दोस्तों, मैपिंग कर लीजिएगा, इस बार प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कारण क्या है, इजराइल, ठीक है, और यहाँ पे हमास का जो युद्ध हो रहा है, इजराइल की सीमा दोस्तों मेडिटेरेनियन सी से लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बहुत ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, देखिए बे ऑफ बिस्केक कहाँ पे है, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। इसी तरीके से देखिए इंग्लिश चैनल है दोस्तों, इंग्लिश चैनल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये है यूके और फ्रांस के बीच में। डोवर जल संधि, जिसे हम डोवर स्टेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कनेक्ट करती है दोस्तों इंग्लिश चैनल को, आप मुझे बताएंगे किससे, और साथ ही साथ अलग करती है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन भी देखने को आपको मिल रहा है, जो कि कहाँ से निकलती है दोस्तों, लंदन से निकलती है 0 डिग्री, ठीक है, ये जो है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैपिंग देखिए और आप मुझे बताइए कि 0 ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ये चूंकि हमने आपसे देखा, यहाँ पे देखिए आपको लंदन से निकल रही है, ठीक है, फ्रांस होते हुए स्पेन जा रही है, स्पेन होते हुए ये मोरक्को भी जाएगी। अब आप मुझे बताएंगे अन्य कौन कौन से देशों से ये होकर के गुजरती है, इसमें यह एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको चीजें समझ में आई होंगी मैप से, ठीक है, ये मैप जितना बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए रक्षा मंत्री जी जो है फ्रांस के बाद यहाँ इटली गए थे, और इटली में भी दोनों देशों के बीच, ठीक है, रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, तो रक्षा सहयोग पर ध्यान रखिएगा, भारत और इटली के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। और इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य दोस्तों क्या है, चूंकि रक्षा सहयोग है तो रक्षा क्षेत्र में ही एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, सहयोग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरीके से सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में भी शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने जैसे जो क्षेत्र है उनमें द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये रक्षा सहयोग समझौता जो है किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो सहयोग समझौता हुआ था दोस्तों, जैसा कि मार्च 2023 में इटली की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी, और ये भारत यात्रा पे आई थी, और इसी दौरान भारत और इटली के बीच में रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, उस पर लेकर के समझौता ज्ञापन हुआ था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इटली की भी मैपिंग थोड़ा देख लीजिएगा, वो भी ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी से लगा हुआ देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जब भी प्रश्न यहाँ से लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए ये भी समझौते से संबंधित है, ठीक है। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू
सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान है, उसको साझा करने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी जो है क्या दिया है, एक तरीके से मंजूरी दे दी है, क्योंकि ये समझौता ज्ञापन जुलाई में हुआ था, अब इसको मंजूरी मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देश कौन सा है दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है दोस्तों, उन्होंने देखा जाए तो ठीक है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच में ध्यान रखिएगा एक जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ था दोस्तों, हस्ताक्षर किया गया था 28 जुलाई 2023 को। और ये जो हस्ताक्षरित समझौता था दोस्तों, इस समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के द्वारा। तो इस तरीके से देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए ठीक है जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए जो 28 जुलाई 2023 के बीच दोनों देशों के बीच जो समझौता हस्ताक्षर हुआ था, उस समझौते हस्ताक्षर को क्या किया गया? मंजूरी दे दी गई है। इस समझौते ज्ञापन का अगर हम उद्देश्य देखें दोस्तों तो क्या है? तो ये क्या है? दोनों देशों की जो डिजिटल परिवर्तनकारी पहल है, उन पहलों को लागू करने में घनिष्ठ सहयोग करना। एक तरीके से डिजिटल चेंजेस जो आ रहे हैं दोस्तों, जो इनिशिएटिव है डिजिटल चेंज को लेकर के, उनमें क्या करना? अपने आप को एक घनिष्ठ सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करना। दोनों देशों का जो अनुभव है दोस्तों डिजिटल चेंजेस में, ठीक है, डिजिटल चेंज में, उनको साझा करना और साथ ही साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित जो समाधान है उसका भी आदान प्रदान करना इस समझौते का उद्देश्य है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, चूंकि मंजूरी कल दी गई, लेकिन ये समझौता प्रभावी होगा जिस तारीख से, यानी कि जुलाई में जिस तारीख को ये समझौता हस्ताक्षर हुआ था उसी तारीख से प्रभावी होगा और ये जो है 3 साल की अवधि के लिए रहेगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन में ये छोटा सा ठीक है द्वीपीय देश है पापुआ न्यू गिनी। ध्यान रखिएगा, जो कि ध्यान रखिएगा ये जो है पापुआ न्यू गिनी की बात करें दोस्तों तो ये आप देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया से अपनी साझा करता है। ठीक है, ये क्षेत्र और आपको देख रहा है इसका जो कैपिटल है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी की दोस्तों बात करें तो ये दुनिया का, ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन है? दोस्तों डेनमार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो है दुनिया का दूसरा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर हम बात करें दोस्तों ये किससे किससे, तो यहाँ पे जो है इसका जो क्षेत्र है, जैसे कि बिस्मार्क द्वीप समूह है, ठीक है, ये आपका बैगेनविल और बुका, ये सब जो है द्वीप समूह ये अपने जो है साझा करता है। अन्य छोटे द्वीप जो है द्वीप समूह इसमें शामिल है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो है कैपिटल देखने को मिल रही है पोर्ट मोर्सबी। ठीक है, और कीना जो है इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है, लोकेशन ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के जस्ट आप एकदम ईस्ट में देखेंगे और इसके साउथ में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले देखिए और एक जो है जो ये आपके देखे एक कंट्री है छोटी सी दोस्तों साउथ अमेरिका की, ठीक है, जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, यहाँ पे टोबैगो। तो यहाँ पे जो है इस कंट्री के भी बीच में कुछ समझौता ज्ञापन हुआ था जिसको लेकर के मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखा जाए दोस्तों तो भारत गणराज्य के जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साथ ही साथ त्रिनिदाद और ठीक है टोबैगो के गणराज्य के जो डिजिटल परिवर्तन प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल बदलाव के लिए पूरी आबादी के पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग करने पर, ठीक है, इन दोनों ही देशों के बीच में 11 अगस्त 2023 को एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था और उस समझौते हस्ताक्षर को मंजूरी जो है अब दे दी गई है। उद्देश्य क्या है इस समझौते का? तो दोनों देशों की जो डिजिटल परिवर्तनकारी पहल है दोस्तों, उन पहलों के क्रियान्वयन में घनिष्ठ सहयोग करना। ठीक है, जो डिजिटल चेंज आ रहा है उनमें एक दूसरे को सहयोग करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो अनुभव है उसको साझा करना और साथ ही साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेम वही चीज है दोस्तों जो यहाँ पे बात की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों इस समझौते के हस्ताक्षर जो है जो तारीख, जिस तारीख को हस्ताक्षर हुआ था उसी तारीख से ये प्रभावी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बताया दोस्तों कि ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो कंट्री है दोस्तों, ये देखिए ये आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप खुला हुआ है। ठीक है,
आपको देखने को मिला। और यहाँ पे छोटा सा जो है द्वीपीय देश जैसा है दोस्तों, ठीक है, ट्रिनिडाड और टोबैगो, जिसकी कैपिटल देखिए दोस्तों क्या है, पोर्ट स्पेन है। तो आप इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये देखिए कैरेबियन सी में है ये, ठीक है। कैरेबियन सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में, ठीक है, 9वें G20 संसदीय, ठीक है, संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ध्यान रखिएगा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर का है न्यू दिल्ली में। वहां पे जो है 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये जो आयोजन है, ये सम्मेलन दोस्तों 13 से लेकर के 14 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पे, यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन में देखिए G20 सदस्य देश तो शामिल थे, साथ ही साथ 10 अन्य देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भी इसमें भाग लिया। शिखर सम्मेलन में दोस्तों सब पहली बार ऐसा हो रहा है जो पैन अमेरिकी संसद, जो पैन अफ्रीकी संसद यानी कि पूरे अफ्रीकी संघ की जो संसद है, यानी कि पैन अफ्रीकी संसद के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दोस्तों, नाम देखिए इनका थोड़ा टफ है, डॉक्टर एस्बिरी बिल्डे ग्योरोसिस, ठीक है, गायो। ये जो है इन्होंने सबसे पहली बार जो है भारत में P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक है, जो कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष। नाम ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो है इस बार G20 भारत की अध्यक्षता में जो G20 जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो है अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन जो है वो शामिल किया गया है। इस कारण से जो है यहाँ पे पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन के दौरान देखिए कौन कौन सी बातें जो है की गई है, जिसपे चर्चा किया गया, जो विचार किया गया है P20 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो सबसे पहली बात तो किया गया है दोस्तों SDG में जो है क्या करना, तेजी लाना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तेजी लाना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों सस्टेनेबल चीज होती क्या है, सस्टेनेबल देखिए इसको लेकर के PCS 2022 में दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं ये वर्ड, यानी कि ऐसे जो है संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, ठीक है, यही सस्टेनेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों UN सस्टेनेबल, ठीक है, UN के द्वारा अपनाया गया था 2015 में, जिसका उद्देश्य था कि 2023 तक, ठीक है, 2030 तक जो है 15 लक्ष्यों, माफ करिएगा 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना। 17 गोल थे, जिसमें लक्ष्य कितने थे, 169 लक्ष्य थे, ठीक है, इनको प्राप्त करना। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं 2030 आने वाला भी है। तो धीरे धीरे हर सरकार जो है अपने स्तर पर प्रयास करे उन 17 सस्टेनेबल गोल से जो है गेन करने के लिए। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी प्रश्न पूछा था 2022 के PCS में दोस्तों, पूछा था कि 13-14, ठीक है, 12, 13, 14 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको ये 17 गोल पता होने चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए, कहीं चार्ट लगा लीजिए कमरे में, पढ़ते रहा करिए। इसी के साथ साथ बात करें सतत ऊर्जा संक्रमण की भी बात किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन नामक 4 जो है उच्च स्तरीय सत्र भी आयोजित किए गए हैं इस सम्मेलन के दौरान, ठीक है। क्योंकि हमने बात की महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की, तो आप मुझे बताइए अभी हाल ही में संसद ने दोस्तों महिला आरक्षण को क्या किया, मंजूरी दिया है। अब आप मुझे बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्योंकि अफ्रीकी संघ की हम बात कर रहे हैं तो आइए बात कर लेते हैं अफ्रीकी संघ के बारे में। ये क्या है दोस्तों, तो ये एक महाद्वीपीय निकाय है, यानी कि जो अफ्रीकी संघ है दोस्तों, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो जितने भी देश हैं उनका एक संघ है, उसमें 55 देश है। तो ये 55 देशों का संघ है, ठीक है, जो कि अफ्रीकी महाद्वीपीय के देश हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में स्थापित किया गया था 1963 में। और जितने भी जो अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी, जितने भी अफ्रीका के उस समय स्वतंत्र राज्य थे, देश थे, वो आपस में अपना विकास करने के लिए, ठीक है, एक अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की थी। और इस संगठन का बेसिकली उद्देश्य क्या था, राज्यों के बीच में सहयोग करके, वो एक दूसरे को सहयोग करके, ठीक है, अपने विकास को सुनिश्चित कर सके। आगे चल करके 2002 की बात है दोस्तों, जो ये अफ्रीकी एकता संगठन है, ठीक है, ये जो है
किस में बदल गया, अफ्रीकी संघ में बदल गया, जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण का, यानी कि आर्थिक एकीकरण की बात की गई है। तो इस महाद्वीप में जितने भी जो है कंट्री हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप में, वो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करेंगे, आपस में ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर के अन्य देशों पर अपनी निर्भरता, अन्य कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है उस पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीकी जो है संघ का स्थापना 2002 में किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इथियोपिया की जो कैपिटल है आदिस अबाबा, ठीक है, वहां इसका जो है मुख्यालय है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था और किस आईआईटी के बीच समझौता हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों आईआईटी कानपुर के बीच में। ठीक है, आईआईटी कानपुर के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे पूसा कृषि, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आईआईटी कानपुर के जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड एसो, ठीक है, इनोवेशन सेंटर के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से देखा जाए तो दोनों पक्ष के इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे, जिससे उनकी क्या होगा, वृद्धि और सफलता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंक्यूबेटर के क्षेत्र में यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था और आईआईटी कानपुर के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, यह संयुक्त प्रयास जो है स्टार्टअप को पनपने और कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करेंगे। कृषि यहाँ पे पूसा कृषि और यहाँ पे जो है SIIC IIT ने भी कृषि में प्रगति और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, सहयोग संभावनाओं को तलाशने की प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझौता हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाना। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि यहाँ पे दोस्तों भारत का पहला जो है वेटलैंड कहाँ पे जो है, वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, आर्द्रभूमि शहर दोस्तों। तो ये बनेगा दोस्तों उदयपुर, झीलों का शहर जो कि राजस्थान में उदयपुर, और ये जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तो राजस्थान सरकार और साथ ही जो है वो पर्यावरण वन और जो विभाग है उसके सहयोग से जो उदयपुर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, झीलों के शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो शहर है वो झीलों के बीचों बीच स्थित है और ये भारत का पहला वेटलैंड बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, रक्षा, यहाँ पे राजस्थान सरकार, माफ करिएगा, राजस्थान सरकार के और किसके सहयोग से, पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से। हाल की भी रिपोर्ट जारी किया गया है, शहरों को देखा जाए अंतरराष्ट्रीय महत्व के संभावित जो रामसर कन्वेंशन साइट है उसके रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। ठीक है, अगर हम बात करें उदयपुर शहर की दोस्तों, तो ये शहर देखा जाए 5 प्रमुख झीलों से घिरा हुआ है। ये 5 प्रमुख झीलें कौन सी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दूध सागर है, दूध तलाई। ठीक है, इसे हम इसे जो है इस सामूहिक रूप से जो है इसे झीलों के शहर के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये जो है पानी एक तरीके से आश्चर्यजनक निकाय जो है लंबे समय से उदयपुर की पहचान और संस्कृति से अभिन्न बना है। अगर हम वर्तमान में देखें दोस्तों, दुनिया में जो है कितने वेटलैंड शहर है दोस्तों, तो ये जो है 42 वेटलैंड शहर है जो कि 17 देशों में फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो वेटलैंड शहर वाला जो देश है दोस्तों वो चीन है, क्योंकि चीन में देखा जाए 13 जो शहर है जो है वेटलैंड शहर है। तो सर्वाधिक देखा जाए विश्व में सिर्फ 42 जो है वेटलैंड शहर है, 17 देशों में फैले हुए हैं। और भारत का जो पहला वेटलैंड शहर होने जा रहा है दोस्तों वो होने जा रहा है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में देखिए पहला शेरपा मीटिंग भी हुई थी G20 की, तो उदयपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को, ठीक है, GI टैग प्राप्त हुआ है, तो किस राज्य का काजू है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हिंट करती हूँ, चलिए आप मुझे बताइए, जिस राज्य के फेनी शराब, ठीक है, फेनी शराब को जब GI टैग मिला था, तो फेनी शराब कहाँ की है, जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। हाँ बिल्कुल करेक्ट, गोवा। ठीक है, तो गोवा में दोस्तों जो है गोवा राज्य के, ठीक है, काजू को तो GI टैग प्राप्त हुआ है। तो वो जो फेनी शराब है दोस्तों वो काजू की ही बनाई जाती थी, इसलिए आगे काजू को भी जो क्या किया गया दोस्तों, भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ पे जो काजू के GI टैग मिलने से क्या होगा, काजू की मार्केटिंग अच्छी होगी भाई, अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि जिस भी पदार्थ को जो है GI टैग मिलता है उसका एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड भी बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, स्थानीय काजू उद्योग है उससे दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी पैकेट पर ठीक है गोवा काजू का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भैया आपको अगर गोवा के काजू का प्रतीक लगाना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो इससे क्या है मिलावट भी कम होगी।
मिलावट नहीं हो सकेगी, ठीक है। फर्जी जैसे ऐसा ना हो काजू गोवा का नहीं है और कहीं और का लगा करके वो बेच दिए, तो अब जीआई टैग से ये सारे इसको संरक्षण मिल सकेगा। दोस्तों बात है काजू को लाया किसके द्वारा गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सारी चीज भारत में लाई गई 16वीं शताब्दी में, जिसमें से एक काजू भी था। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है काजू जो है गोवा में काजू लाया गया था और काजू के पेड़ जो है पर्यावरणीय कारणों के लिए भी उगाए गए थे। इसी के साथ साथ दोस्तों उड़ीसा का एक खाद्य उत्पाद है जिसका नाम है रसबली मिठाई, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उम्मीद मुझे पता है बिल्कुल आपके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रसबली मिठाई है, इसको जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, खाद्य उत्पाद को इस जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये किस शहर से संबंधित है उड़ीसा के, तो केंद्रपाड़ा शहर में जो है ये जो है मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है बाला देव जी मंदिर, वहां से ये मिठाई निकलती है। जनरली ये भोग के रूप में, भगवान के भोग के रूप में जो है इस रसबली मिठाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, तो ये पनीर की गहरी तली हुई चपटी लाल भूरी जो है पेटीज होती है। तो जो एक तरीके से पनीर होती है ना, उसको क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है और उसको खूब क्या किया जाता है, गाढ़े दूध में डुबो करके रखा जाता है। अब तो बिल्कुल ही आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, जाइए जल्दी से रसमलाई खा लीजिए। रसबली नहीं खाने को मिलेगा तो क्या हो गया, रसमलाई खा लीजिए। आप यहाँ भी रसमलाई मिलती होगी, वो भी काफी अच्छी लगती है, स्पेशली जब वो ठंडी 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 सी वो फ्रिज में रखी हुई है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ष 2021 में केंद्रपाड़ा जो है रसबली मेकर्स एसोसिएशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ने रसबली को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया था और इसको अब जीआई टैग मिल गया, ठीक है। ये दोस्तों जीआई टैग से संबंधित प्रश्न थे। अब बात कर लेते हैं अगला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया और पूछा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है। चलिए आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है 100, ठीक है, 11वें स्थान पे है, ठीक है, 111वें स्थान पे है 2023 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है 2023 में 111वें, और वही अगर हम बात करें जो है 2022 में किस स्थान पे था, तो 107वें स्थान पे था। और भी स्थिति खराब हो गई। अच्छा आप सच में ईमानदारी से बताओ कितने आपको अगल बगल ऐसे भूखे लोग दिखाई देते होंगे जो एकदम तड़प रहे होंगे भूखमरी, लेकिन ये रिपोर्ट सच में इतनी बायस्ड दिखती है। गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को सच में एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा है जो भी हाल ही में जिस देश में खाद्य उत्पाद का संकट था, श्रीलंका जैसे भी देश, पाकिस्तान जैसे लेक जहां पे आजकल ये उसके यहाँ पे नाम लग रहा है, सऊदी अरब जैसे देश ये नाम लगाते हैं भैया कि अभी तक गधों को जो है एक्सपोर्ट करते थे चीन में, अब तो भिखारियों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे जाकर के भीख मांग रहे हैं, फ्लाइट में भीख मांगते मिल जाते हैं दोस्तों ये पाकिस्तानी। और ध्यान रखिएगा इनके मतलब इनकी भी स्थिति हमसे अच्छी है, भारत में इतनी भूखमरी दिखाई देती है। तो ये जो है ये सच में गवर्नमेंट अगर इस रिपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट करती तो मैं बिल्कुल पूरा समर्थन करती हूँ। सच में ये जो ये रिपोर्ट है ये बहुत बायस्ड होकर के रिपोर्ट बनाई जाती है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही अगर देखा जाए दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे थे, तो गोल नंबर 1 ही क्या है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन है। और फिर गोल जो है वो है क्या है दोस्तों, भूखमरी को खत्म करना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें दोस्तों 2023 में भारत जो है 125 देश, टोटल 125 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत जो है 111वें स्थान पे। वहीं 2022 की बात करें जब 121 देश जब शामिल किए गए थे तो भारत 107वें स्थान पे था। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 4 देश यहाँ बढ़ा दिए तो 4 यहाँ पे, वही चीज हुआ, कोई फर्क नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। भारत का जो है कुल स्कोर कितना हुआ दोस्तों, 28.7 रखा गया है। और जो स्कोर है दोस्तों वो भारत को गंभीर श्रेणी में रखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ दोस्तों, देखिए जो देश जो है 9.9 से कम है, ठीक है, जितना आप 0 के पास में रहेंगे दोस्तों उतना ही क्या है दोस्तों आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। अगर आप 50 की तरफ जाते हैं दोस्तों तो बेहद चिंताजनक है, वही चिंताजनक है। और भारत की स्थिति देखिए यहाँ पे है गंभीर, तीसरी श्रेणी में आ सकता है, ठीक है, मध्यम वाले श्रेणी में आपको दिख रहा होगा 28.7 स्कोर के साथ भारत जो है गंभीर है। फिर अगर 10 से लेकर के 19 के बीच में आते सामान्य और 9 से कम होते तो भाई क्या हो जाएगा, अच्छा। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लो, देख लो भैया पाकिस्तान जिसको भारत ने खूब धोया, ठीक है, यहाँ पे फील्ड में आपने देखा ही कैसे धुला गया पाकिस्तान, जिसकी देखिए रैंकिंग कितनी 102 है। वहीं बांग्लादेश की बात करें दोस्तों 81 है, नेपाल की बात करें तो 69 है, और श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो ये जो है 60,
ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग दी गई है और सूचकांक में भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले ये देश दिखाई दें। एशियाई देशों की बात करें, यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे अधिक जो भुखमरी का स्तर देखने को मिला है वो दक्षिण एशिया में देखने को मिला है, जिसमें भारत भी आता है, ये सारे देश आते हैं। और अफ्रीकी, ठीक है, सहारा के जो दक्षिण वाले क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, ये देखिए आपको अफ्रीकी जो है नेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये देखिए ये सहारा बेल्ट है और सहारा के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ मिस्र वगैरह है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से जब दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक भुखमरी का स्तर आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें तो देखा जाए यहाँ पे जो है 2018 से लेकर के 2022 के दौरान देखा जाए भारत में ये बताया गया जो चाइल्ड वेस्टिंग थी दोस्तों। अच्छा, चाइल्ड वेस्टिंग देखिए, एक चाइल्ड स्टंटिंग होता है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग होता है और एक चाइल्ड वेस्टिंग होता है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? स्टंट करना। आप कैसे स्टंट नहीं कर पाओगे? अगर आपकी हाइट कम हुई तो क्या होगा? आप स्टंट नहीं अच्छा कर पाओगे। ऐसे याद कर लो जैसे मैंने याद किया है। तो आप यानी कि उम्र के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, जितनी आपकी उम्र है अगर उसके अनुसार आपकी लंबाई नहीं है तो वो स्टंटिंग कहलाती है। उसी तरीके से अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं तो लंबाई की तुलना में, ठीक है, वजन कम होना, यानी कि जितनी आपकी हाइट है और जितना आपका वजन होना चाहिए उससे आप कम है, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग है। ठीक है, एक तरीके से वेस्ट हो जाना, जब जितना खा पी रहे हो वो सब वेस्ट हो जा रहा है, आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो चाइल्ड वेस्टिंग ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लंबाई की तुलना में कम वजन वाले जो है, जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग में किनको गिना गया है दोस्तों? तो लंबाई की तुलना में कम वजन वाले 5 वर्ष से बच्चों को गिना गया है और इनका दर कितना है? 18.7% है। और जो दुनिया का सबसे अधिक है, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में दुनिया सबसे, भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग मामले देखने को मिलता है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और यह जो है तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। देखिए कुपोषण को जब हम देखते हैं दोस्तों, कुपोषण भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक अल्प पोषण होता है, ठीक है, कुपोषण होता है। तो यहाँ पे कुपोषण जो है उसमें चाइल्ड वेस्टिंग को गिना जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग को गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीव्र कुपोषण को ये दर्शाता है। भारत में जो है अल्प पोषण की दर कितनी है दोस्तों? ये 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो मृत्यु दर है वो 3.1% देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों को, कौन से देशों को बताया गया है, तो देखिए बेलारूस जो है, बोस्निया है, ठीक है, हर्जेगोविना है, चिली और चीन को भी जो है, ये सिर्फ ऐसे देश हैं जहां पे भूखमरी का स्तर बहुत ही निम्न है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे अधिक जो है हमें भूखमरी देखने को मिलती है यमन में, मेडागास्कर में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, भारत में भी इसी तरह की स्थिति यहाँ पे बताई गई है। तो आप खुद भी समझ जाइए दोस्तों। देखिए हमें अपनी बहुत सारी चीजें इन रिपोर्ट को बहुत ज्यादा ब्लाइंड होकर के नहीं ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास भी थोड़ा नजरों को दौड़ाना चाहिए कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आपको कितना रेयरली, मतलब क्या आपको सच में लगता है? मेरे तो आसपास नहीं कोई ऐसे है, इसलिए मैं उस आधार पे बोल सकती हूँ कि भाई मुझे अपने घर के आसपास या जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहां पे मुझे ऐसे नहीं कोई देखने को मिले हैं, तो मैं किस आधार पर इस रिपोर्ट को सही मान लूँ? ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि वैश्विक स्तर पे, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो है भुखमरी के स्तर को मापता है और उसको ट्रैक करके एक जो है ट्रैक करता है कि किस तरीके से दुनिया में, ना सिर्फ ग्लोबल बल्कि यहाँ पे जो लोकल लेवल पे भी देख रहा है कि क्या स्तर है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, चूंकि एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट है और इसको जो जारी किया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जर्मन जो है एजेंसी है, जर्मनी की एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जो है ये हर साल जो है जारी किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बात किया 2022 के बाद 2023 में आया। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, ये 4 जो है संकेतों के आधार पे, 4 संकेत होते हैं जिसके आधार पे ये मूल्यांकन करता है। सबसे पहली बात है दोस्तों अल्प पोषण, किस आधार पे? कैलोरी। ठीक है, देखिए कैलोरी के सेवन के आधार पे, यानी कि जितनी आपकी उम्र है, देखिए उम्र के हिसाब से, ठीक है, एज के हिसाब से कैलोरी का आधार होता है दोस्तों। ठीक है, कैलोरी का आधार क्या होता है? उम्र के, देखिए जेंडर भी होता है, ठीक है, जेंडर, क्योंकि आपको पता है मेल लोगों को कैलोरी अधिक चाहिए होती है, ठीक है, फीमेल की तुलना में जेंडर होता है। दूसरा एज होता है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो आपका वर्किंग नेचर कैसा है, आप सामान्य काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत हार्ड काम कर रहे हैं जैसे कि मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन सब आधार पे कैलोरी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो कैलोरी के आधार पे जो है अल्प पोषण की बात यहाँ पे किया गया है।
5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है स्टंटिंग की बात की जाती है इसमें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ठिगनापन जिसको हम कहते हैं, यानी कि उम्र के हिसाब से कम लंबा, यानी कि स्टंट नहीं कर पाओगे ना जब इस लंबाई कम होगी, तो स्टंट करने के लिए भाई लंबी लंबी छलांगे मारनी पड़ती है। और फिर हमने बताया वेस्टिंग क्या होती है, 5 साल से कम उम्र के वेस्टिंग, यानी कि सब वेस्ट कर दिया, खाना पीना सब वेस्ट कर दिया, तुम्हारा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है, यानी कि दुबलापन, लंबाई के हिसाब से कम वजन, और फिर बाल मृत्यु दर यानी कि 5 साल से पहले, ठीक है, बाल मृत्यु दर। इन सब 4 संकेतों के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों शिव शंकरी जी को जो है 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये तमिल लेखिका है दोस्तों शिव शंकरी, और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सूर्यवंशम, जो बहुत चर्चा में भी था। उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान की बात करें दोस्तों तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये सम्मान दिया गया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है दोस्तों एम वीरप्पा मोइली, उनके द्वारा जो है ये सम्मान, ठीक है, किसको प्रदान किया गया है, तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। सम्मान के दौरान जो सम्मान में इनको एक प्रशस्ति मिला है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा पत्र होता है दोस्तों, ठीक है, पट्टिका होती है, और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो इसमें शामिल होती है। आपने सुना होगा ना प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, जिससे उसने प्रशस्तियां, तारीफ लिखना है ना, प्रशस्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान की 4थे चरण का शुभारंभ किया है? तो मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, चूंकि यानी कि 4था चरण है, यानी कि इसके पहले 3 चरण जो है इस अभियान का सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जारी हो चुका है, और ये किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, देखा जाए तो लोक भवन में, ठीक है, लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है। और इस जो है इसमें क्या किया जाएगा, मिशन शक्ति के तहत एक तरीके से जागरूकता रैली निकाली जाएगी, और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करके, ठीक है, महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ठीक है, ये जो है महिला शक्ति योजना का उद्देश्य है। अगर हम महिला शक्ति योजना की बात करें दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा टेली प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेली प्रौद्योगिकी संचालित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेलीमानस के असाधारण कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को जो है 10 अक्टूबर को 3रा पुरस्कार मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक जो है डॉक्टर पिंकी जोवल, इन्होंने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से यह पुरस्कार जो है स्वीकार किया है। मान्यता जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता और उनके निवासी को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण समर्थन को क्या करता है, रेखांकित करता है। तो एक तरीके से, ठीक है, जो टेलीमानस में राज्य सरकार ने अपना असाधारण योगदान दिया, उसके लिए राज्य सरकार को पुरस्कृत किया गया है। अगला दोस्तों, और आज का लास्ट हमारा एमसीक्यू है जो कि दिवस से संबंधित है कि हर साल जो है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इस साल जो है 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस दोस्तों मनाया जाता है, नेशनल सिनेमा डे जो मनाया जाता है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये जो है पहली बार जो है ये दिवस मनाया गया था 2022 में, यानी कि पिछले साल से जो है ये दिवस मनाया जा रहा है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पिछले साल जो है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है लगभग देखा जाए 6.5 मिलियन से अधिक लोगों ने सिनेमा घरों में सिनेमा देखा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 13 अक्टूबर को। अगले प्रश्न एक बढ़ा है, ठीक है, आज का यहाँ पे दूसरा डे भी देख लेते हैं। देखिए 13 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया, जो कि कौन सा दिवस है दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसे हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, और ये भी 13 अक्टूबर को मनाया गया, जो कि जो आपदाएं आती हैं दोस्तों विश्व स्तर पे, जो असमानता में महत्वपूर्ण मुद्दे पर वैश्विक ध्यान या जो है आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया गया। इस दिवस के तहत दोस्तों लोगों को आपदाओं के प्रति जागरूक करना है, समुदायों को शिक्षित करना है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामान्य करने में
सामना करने में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो एक तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कई सारे आपदाएं जो है मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, उनमें किस तरीके से जो है उनका सामना किया जा सके, इसके प्रति लोगों को जागरूक करता है ये दिवस। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस और मना रहे हैं? ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। और 13 दिवस को हमने क्या मनाया? 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की। तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इस वर्ष की विषय क्या है? एक लचीला भविष्य के लिए असामान्यता से लड़ना। ठीक है, ये इसका विषय था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में कैबिनेट ने स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? मेरा युवा भारत। मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीकी का उपयोग करने में राज्य ने पुरस्कार जीता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वही आ गया जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया है किन राज्यों ने? देखिए, उत्तर प्रदेश ने और गुजरात ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसमें लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक पे। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? विजय कुरियन को किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड